जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 67। आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं। आपको पता है ये चैप्टर रिस्क असेसमेंट से रिलेट करता है और उसमें ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेट करता है, जिसमें हमें कोई या तो इन्फॉर्मेशन देगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या हमें वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर्स देगा और हमसे रिक्वायर करेगा कि इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करें। और क्या पूछेगा रिस्क के साथ साथ कि आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए, इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कर ली। आज की भी होम असाइनमेंट में आज के लेक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है एक, और फिर इसके अलावा वॉल्यूम 2 में से जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1A ये अलहदा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B ये एक अलहदा क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके वॉल्यूम 2 में से रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। इनको आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, और प्रीवियस असाइनमेंट में और इस असाइनमेंट में आपके जो क्वेश्चंस होंगे रिस्क के हवाले से या प्रोसीजर के हवाले से, उन्हें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे जब आप लोग फिजिकली क्लास में मौजूद होंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। नॉर्मली एग्जाम में आपको पता है चैप्टर में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूंकि थ्योरी में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ज़हन में रखिएगा, हम स्टडी करने जा रहे हैं अप्रोचेस टू ऑडिटिंग के ऑडिट की क्या अप्रोचेस हैं, ऑडिट करने की कितनी अप्रोचेस हैं, और फिर उसके बाद जो उसमें से एक अप्रोच है, ऑडिट की 3 अप्रोचेस हैं। एक हमारी अप्रोचेस है ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, फिर सिस्टम बेस्ड अप्रोच, और फिर रिस्क बेस्ड अप्रोच। और रिस्क बेस्ड अप्रोच को फिर हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आजकल की दुनिया में अब रिस्क बेस्ड अप्रोच के मुताबिक ही ऑडिट होते हैं ज़्यादातर। तो फिर हम रिस्क बेस्ड अप्रोच में जो टाइप्स ऑफ रिस्क हैं उसको स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने 2 थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा है हमारा, अप्रोचेस टू ऑडिटिंग, जिसमें हमने क्या सीखना है कि ऑडिट करने की कितनी अप्रोचेस हैं। फिर उसके बाद उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम अप्रोच है जिसके मुताबिक आजकल ऑडिट होते हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच, उसमें स्टडी करेंगे कि हम कितनी तरह के रिस्क को असेस करते हैं। तो ये 2 कंसेप्ट्स हैं, दोनों का आपस में रिलेशनशिप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मुझे बताइए असूली तौर पे पहले हमें कौन सा कंसेप्ट स्टडी करना चाहिए, अप्रोचेस टू ऑडिटिंग, ठीक है। उसके बाद जो एक अप्रोच है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अप्रोचेस टू ऑडिटिंग में हमने क्या स्टडी करना है कि ऑडिट करने की कितनी अप्रोचेस हैं, ऑडिट कितने तरीकों से हो सकता है। देखिए कोई भी प्रोफेशन होता है ना, उससे डेवलप होते होते टाइम लगता है, और उस डेवलपमेंट के दरमियान में डिफरेंट फेजेस आते हैं जिनमें उन प्रोफेशनल्स के जो नुक्ता नज़र है, ख्यालात हैं, वो भी बदलते रहते हैं। तो जब हमारा ऑडिट का प्रोफेशन आज से तकरीबन 150-200 साल पहले ओरिजिनेट हुआ, उस वक्त के जो ऑडिटर्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जरा गौर कीजिएगा, कंसेप्ट्स के ऊपर गौर कीजिएगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, हर दौर में एक चीज कॉमन रही है सारी की सारी अप्रोचेस में, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है वो ठीक है कि नहीं। ये बेसिक अप्रोच, बेसिक नुक्ता नजर जो है ना, हर दौर में रहा, से 200 साल पहले भी, 100 साल पहले भी और आज भी, कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते। तो जो सबसे पहले जब ये प्रोफेशन ओरिजिनेट हुआ, उस वक्त के ऑडिटर्स क्या कहते थे, उस वक्त के ऑडिटर ये कहते थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना कि वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, वो ठीक है कि नहीं करते, वो ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए हमें सारे का सारा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी चीज़ें वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। आपको याद है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, सिर्फ ऊपर वाला ब्लैक वाला, ये आपने इससे पहले भी कहीं देखा हुआ है। हम अपने ऑडिट के बहुत से कंसेप्ट्स को इलेबोरेट करने के लिए इस बेसिक मॉडल को यूज़ करते हैं। आपको याद है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। किसी भी सिस्टम के 3 स्टेजेस होते हैं, और अगर हम इसको काउंटिंग सिस्टम पे अप्लाई करें तो काउंटिंग सिस्टम की भी 3 स्टेजेस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अकाउंटिंग सिस्टम का आउटपुट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनपुट क्या होता है,
ट्रांजैक्शन। प्रोसेसिंग क्या है? जिससे गुजर के वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जिससे गुजर के ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो हमारा जो टोटल काउंटिंग सिस्टम है उसमें 3 बड़े फेजेस हैं। इनपुट यानी ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी, प्रोसेसिंग यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल कह दें, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कह दें, एक ही बात है। और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मुझे बताइए, आपने इतना ऑडिट सीखा, क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट में जो ओपिनियन दे रहे होते हैं आज भी इवन एज ऑन टुडे किस चीज के ऊपर दे रहे होते हैं? क्या हम इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन दे रहे होते हैं? क्या हम इनपुट के ऊपर ओपिनियन दे रहे होते हैं? नहीं दे रहे होते हैं। तो यही सोच आज से जब प्रोफेशन ओरिजिनेट हुआ उस दौर के ऑडिटर्स ने ये कहा, नो डाउट इनपुट उस दौर में भी, ट्रांजैक्शन उस दौर में भी होती थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस दौर में भी होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस दौर में भी बनते थे। लेकिन उस वक्त के ऑडिटर क्या कहते थे कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है, ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, हमें और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। भाई जिस चीज़ के बारे में बताना ही नहीं वो ठीक है कि गलत, तो उसको सीखने की, समझने की, टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? ये सोच थी हमारे सबसे पहले वाले ऑडिटर्स की 200 साल पहले। इसको यानी वो क्या करते थे, सिर्फ अपने ऑडिट में एक चीज को कवर करते थे, किसको? फाइनेंशियल, यानी सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते थे। इस अप्रोच को कहते थे ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, यानी इसे सब्सटेंटिव अप्रोच भी कहते थे, यानी जिसमें सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होने वाली ट्रांजैक्शन को फोकस किया जाता था, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर हो रही है। बज़ाहिर ये अप्रोच गलत नहीं लगती कि भाई जिस चीज को आपने वेरीफाई करना है आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें, ठीक है, आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपसे ये कहूं कि भाई सब्जेक्ट में पास या फेल होने का ताल्लुक उस सब्जेक्ट से है कि वो सब्जेक्ट मुश्किल है तो उसे पास करना मुश्किल है, वो सब्जेक्ट आसान है तो उसे पास करना आसान, तो बज़ाहिर आप कहेंगे सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये लोग भी यही कहते थे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो ना, बाकी चीज़ों को क्यों? बात ठीक है, लेकिन याद रखें सब्जेक्ट को पास करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल रेलिवेंट नहीं है, बल्कि वो सिस्टम भी रेलिवेंट है जिससे गुजर के आप तैयारी करते हैं। क्या आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट कौन सा मिल रहा है, घर का एनवायरनमेंट है या हॉस्टल का एनवायरनमेंट है, हॉस्टल में आपके साथ दूसरे लोग जो हैं वो कैसे हैं, आपकी डेली रूटीन कैसी, एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है जिसकी वजह से आपको स्टडीज़ के अलावा कुछ और काम भी जॉब भी करना पड़ती है। आप जिस टीचर के, जिस कॉलेज में गए, जिस टीचर के पास, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है कि नहीं, ठीक है, क्लास में प्रैक्टिस कैसी चल, ये सारी चीज़ें भी क्या रेलिवेंट नहीं होती? क्या ये भी आपके सब्जेक्ट को पास करने के लिए रेलिवेंट नहीं है? बिल्कुल रेलिवेंट है। यही सोच बाद में आने वाले ऑडिटर्स ने अपनाई। उन्होंने कहा ठीक है, नो डाउट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता, अल्टीमेटली हमारी जिम्मेदारी इसकी है, लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्ट करता है कि नहीं करता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है कि नहीं, क्या इसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। यानी आप सिर्फ सब्जेक्ट के डिफिकल्टी को रेलिवेंट फैक्टर नहीं है, आप जिस सिस्टम से गुजर के उसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी तो रेलिवेंट है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई आसान सब्जेक्ट भी होता है वो भी पास होना मुश्किल हो जाता है अगर सही तैयारी ना, सिस्टम से सही तरीके से ना गुजरे हो, टेस्ट वगैरह ना दिए हो। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुश्किल सब्जेक्ट होता है लेकिन अगर आप एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से गुजरे हैं उसको भी आप आसानी से पास कर लेते हैं। तो मुझे खुद बताइए, क्या हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इग्नोर कर देना चाहिए प्रैक्टिकली?
या अपने ऑडिट के दौरान में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी कंसीडर करना चाहिए, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि हालांकि हमने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन नहीं देना, हम कभी भी इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन नहीं देते, लेकिन फिर भी इसको क्यों अपने ऑडिट में कवर कर रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है। और हम ऑडिटर इस रिलेशनशिप को, यानी जो इंटरनल कंट्रोल का इफेक्ट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको स्टडी करके इसको स्टडी करके अपने प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। जैसे हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करते हैं, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ज्यादा है, हमें अपने प्रोसीजर भी ज्यादा परफॉर्म करने चाहिए। और अगर हम इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करें और हमें पता चले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तो फिर हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट का रिस्क कम है, हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो भी कम होने चाहिए। अब मुझे बताइए, मैं आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज रख रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाए, डायरेक्ट जंप लगाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और हर एरिया में एक जैसे सब्सटेंटिव प्रोसेस परफॉर्म करें। ये अप्रोच कौन सी होगी? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या है कि आप पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करें। जिस एरिया में कुछ एरिया में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, कुछ में वीक होगा। जिन एरियाज में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है वहां पे रिस्क कम, वहां पे प्रोसीजर कम, और जिन एरियाज में इंटरनल कंट्रोल वीक है वहां पे प्रोसीजर ज्यादा। तो मुझे बताइए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अपने ऑडिट में टोटली रूल आउट कर देना ये ज्यादा बेहतर है कि इसे भी कंसीडर करना चाहिए? इसे भी कंसीडर करना चाहिए। क्यों कंसीडर करना चाहिए? हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल क्यों चाहिए हमें करना? हमें स्टडी ऑफ कंट्रोल या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्यों करना चाहिए? इसलिए कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी कम हो जाएंगे। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, रिस्क ज्यादा और हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी ज्यादा हो जाएंगे। ये बात समझ आ रहे हैं? यानी जिन एरियाज में कंट्रोल स्ट्रांग है वहां पे सब प्रोसीजर्स कम, जिनमें कंट्रोल्स वीक है वहां पे प्रोसीजर ज्यादा। हाँ, लेकिन एक चीज हमने पहले सीखी हुई है कि अगर हम ये असेस करें कि कंट्रोल स्ट्रांग है तो अंडरस्टैंडिंग से पता चले, बेसिक स्टडी से पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है, तो हमें उनको टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है ना? वो ग्लास वाली एग्जांपल याद है ना, जो बंदा कहता है ग्लास मजबूत है, अगर वो कहे ग्लास मजबूत, हम उसे गिरा के चेक करते हैं। लेकिन अगर कहे ग्लास नाजुक है, जिसे ग्लास खरीद रहे हैं, तो फिर हम क्या गिरा के चेक करते हैं? नहीं कर। इसीलिए अगर क्लाइंट कहे या स्टडी से पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है, हमें उसके ऊपर रिलाय करने से पहले हमें अपने सब्सटेंटिव को से कम कर उसे एक दफा टेस्ट कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? एक है स्टडी ऑफ कंट्रोल, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दोनों में फर्क है। स्टडी ऑफ कंट्रोल क्या है? मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई असाइनमेंट की है, आप क्या की है? यह है स्टडी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। और अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा अगर की, बाजू का ऐसा ना टीचर सिर्फ क्लास से पूछ लेते हैं, हाँ भाई असाइनमेंट की है कि नहीं की, सुना क्या असाइनमेंट की, यह अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर वो असाइनमेंट इतनी अहम हो कि अगले कंसेप्ट के लिए जरूरी है करना, तो टीचर फिर चेक भी कर रहा है। हम हर असाइनमेंट चेक नहीं करते, आपने देखा होगा। बाजू का हम पूछ, हाँ भाई असाइनमेंट की है, किया बेटे, कभी कभार आपने नोट किया होगा, फिर मैं कहता हूँ अच्छा की है तो सामने रखो, क्योंकि वो उस दिन अंदाजा होता है कि आगे कंसेप्ट में चलने से पहले ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? पूछना, हाँ भाई असाइनमेंट की है, यह है अंडरस्टैंडिंग ऑफ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? चेक करना वाकई किया कि नहीं, सही किया कि नहीं किया। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क समझ आ गया? तो मुझे बताइए, आप किसी भी क्लाइंट पे ऐड करने के लिए जाएंगे, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन शुरू करेंगे कि पहले इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे, असेस करेंगे? अच्छा, अगर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन की और पता चला कंट्रोल वीक है, कोई स्टूडेंट कहे सर मैंने असाइनमेंट नहीं की, मैं उससे ये कह सकता हूँ चेक करवाओ? मैं उससे कहूँगा चेक होगा? सर जी क्या बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जब असाइनमेंट की ही नहीं तो चेक क्या करवाऊं? तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है या है ही नहीं, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, और हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है,
तो क्या करना चाहिए मुझे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना। अगर स्टूडेंट के असाइनमेंट की हुई है तो मुझे जो स्टूडेंट कह रहे हैं असाइनमेंट की है उनको चेक भी करना चाहिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे और मेरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाएंगे। यानी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट असाइनमेंट किया, मुझे तसल्ली हो गई, फिर मैं आज के लेक्चर में फोकस प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर कम करूंगा और आज वाले कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा कर। इसमें मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं की, तो रिस्क है कि उन्हें वो कंसेप्ट सही तरीके से समझ नहीं आया होगा, मुझे फिर उसको भी क्विक रिवीजन करवानी पड़ेगी एहतियातन। तो ये समझ आ रहा है आपको इंटरनल कंट्रोल में हम क्या काम करते हैं? ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर कंट्रोल वीक हो तो नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है। और अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कंफर्म करने के लिए वाकई स्ट्रांग है कि नहीं है। और दूसरे नंबर पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने कम कर देना है क्योंकि कंट्रोल रिस्क कम हो गया ना। अब खुद मुझे बताइए, अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर क्या इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना लाजमी है? मैंने कहा नहीं लाजमी। तो कहने लगा सर फिर हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंटरनल कंट्रोल फिर काम डबल हो जाता है हमारा। अगर सिर्फ ये इस अप्रोच को कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। इसमें जो लफ्ज़ सिस्टम है ना, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एब्रीविएशन समझे। सिस्टम बेस्ड अप्रोच का मतलब ऐसी अप्रोच जिसमें फोकस किसके ऊपर है? इंटरनल कंट्रोल, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो क्या लगा सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेस्ड अप्रोच फारग है, इसमें काम ज्यादा करना पड़ा। मैंने कहा वो कैसे? कहता है सर फाइनेंशियल, अगर हम अब गौर से सुनेगा आर्गुमेंट और मुझे बताना आपने वो सही कह रहा है क्या गलत। उसने कहा सर ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में हमें सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं, जबकि सिस्टम बेस्ड अप्रोच में हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं, साथ ही साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करने हैं, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी है। और अगर कंट्रोल स्ट्रांग है उनको टेस्ट भी करना है, तो उसमें तो हम दो काम कर रहे हुए, हम कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर रहे हैं और हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कर रहे हैं, तो उसमें तो काम डबल हो गया। तो बताइए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिस्टम बेस्ड अप्रोच में काम ज्यादा है या कि ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में? ट्रांजैक्शन सिस्टम बेस्ड अप्रोच में काम कम है, इसलिए कि इसमें टाइप ऑफ वर्क दो तरह के हुए। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होना तो हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यानी प्रैक्टिकली अगर मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करूं तो यूं समझ लीजिए कि अगर यहां पे फाइनेंस ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में आपने 100 इनवॉइसेस अगर चेक करते हैं तो यहां पे इंटरनल कंट्रोल में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन की और क्लाइंट के कंट्रोल स्ट्रांग हो, जो कुछ ना कुछ एरिया में स्ट्रांग होते ही हैं, कुछ एरिया में वीक होते हैं, कुछ एरिया में स्ट्रांग हो। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी क्लाइंट के, ना तो ऐसा होता है कि कंट्रोल्स 100% परफेक्ट हो और ना ही ऐसा होता है 100% फारग हो, वो कि मिली जुली सिचुएशन रहती है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करें, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 10 वाउचर टेस्ट किए, 10 वाउचर, तो कंट्रोल स्ट्रांग हुए, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में अब आपने सिर्फ 50 वाउचर्स देखने हैं। ये बात समझ आ रही है? अगर सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें तो 100 इनवॉइसेस, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों परफॉर्म करें तो क्या अब काम ज्यादा है? नहीं, कम है। क्यों? कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे 10 इनवॉइसेस को, स्ट्रांग हुए तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कितनी इनवॉइसेस देखेंगे? 50। हालांकि काम दो तरह के कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी सब्सटेंटिव, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड लोड कम है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, इसमें ज्यादा है। अब आप खुद बताइए, अगर कोई स्टूडेंट ये कहे सर टेस्ट देने जाना है, फजूल टाइम जाया होगा, उससे बेहतर है मैं खुद ही क्वेश्चन कर लूं, घर बैठ खुद याद कर लूं, मुझे दो काम ना करना पड़े कि मैं खुद भी याद करूं और फिर टेस्ट भी दूं, ये 2 काम हो गए ना। लेकिन मुझे बताइए, जो टेस्ट देने से फायदा होगा क्या वो ज्यादा नहीं है? उसमें आपको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे होंगे, वरना तो आप वही तैयारी कर रहे होंगे ना। तो खुद बताइए, खुद तैयारी, एक स्टूडेंट वो है जो सिर्फ खुद तैयारी कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट वो है जो टेस्ट भी दे रहा है और फिर खुद भी तैयारी कर रहा है। और जो खुद तैयारी कर रहा है वो टाइम कम दे रहा है। आपने सिर्फ खुद तैयारी की 4 घंटे की, इन्होंने
1 घंटे का टेस्ट दिया, उसका फीडबैक लिया और फिर 2 घंटे की खुद तैयारी की, प्रैक्टिकली सोच के बताए किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी भला? उनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको पता है मैंने किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर दोबारा प्रोसीजर परफॉर्म करते जाएंगे, कोई फायदा नहीं। ये अप्रोच समझ आ रही है आपको? इस अप्रोच को कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। तो बताइए दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर हुई, सब ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच या सिस्टम बेस्ड? सिस्टम बेस्ड। तो तकरीबन समझ लीजिए कि 100 साल पहले से सिस्टम बेस्ड अप्रोच आ गई, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच खत्म हो गई। वैसे कभी कभार आजकल भी, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आजकल भी ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच यूज होती है। मजे की बात, 2 बातें इंटरेस्टिंग, आप इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लें इसको। पहला फैक्ट, आजकल भी ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच यूज होती है। कहां पे? जहां पे क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं, टोटली, यहां टोटली फारग है, यहां तो सिस्टम है ही नहीं, यहां फारग है। उन जगहों पे क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं, जैसे स्मॉल एंटिटीज हैं, आप बड़ी कंपनीज का, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाए, वहां पे आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, बहुत अच्छा सिस्टम मिलेगा। आप साथ वाले खोखे का ऑडिट करने के लिए जाए, वहां पे कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा। अब आपने ये नहीं सोचना साथ वाले खोखे का ऑडिट हो सकता है क्या? यस हो सकता है, क्यों? वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक बिजनेस है। बाज औकात कुछ केसेस में वो भी ऑडिट करवा, वो हम आगे चल के बढ़ेंगे। इसी चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल एंटिटीज, उसमें हम उस कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तो आजकल भी ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच यूज होती है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो ही ना या बिल्कुल फारग हो, और दूसरा जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही चंद एक है तो फिर हम कहते हैं बजाय ये कि सिस्टम की तरफ जाएं, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी नहीं है। हाँ, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में कुछ भी नहीं करते, कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं। तो अच्छा, और दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये बताया ना आपको कि आजकल भी ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच यूज होती है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लें, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट, बेहतरीन हो, परफेक्ट हो, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते। इंटरनल कंट्रोल जितना मर्जी अच्छा हो, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर होती हैं, वो परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए चाहे आप दुनिया के बेहतरीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्यों ना टेस्ट कर रहे हो, आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी जरूर परफॉर्म करना है। यानी ये तो हो सकता है, इन शॉर्ट टेक्निकल सेंटेंस बोलने लगो शायद आपको समझ आ जाए, ये तो हो सकता है किसी, नॉर्मली हम हर ऑडिट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी। ये तो हो सकता है कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म ना करें और सब्सटेंटिव प्रोसीजर करें, ये हो सकता है इस अप्रोच। लेकिन ये नहीं हो सकता कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया और सब्सटेंटिव प्रोसीजर किया ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। दुनिया का कोई ऑडिटर ऐसा, और अगर करता है तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा। ये तो हो गए 2 सिस्टम, सिस्टम बेस्ड अप्रोच और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। काफी ऐसे तक इसी तरह होता रहा। अब आज से तकरीबन 20-25 साल पहले नई डेवलपमेंट आई। उन्होंने कहा ठीक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उन्होंने कहा हम अपने जो पिछले लोग हैं ना, हमारे आबाओ अजदाद, उनको गलत नहीं कहते, हम अपने पिछले आबाओ अजदाद को गलत, उन्होंने सबसे पहले वाले हमारे दादाजी ने कहा, जो दादा ऑडिटर थे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक है क्योंकि हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद जो अब्बा जी ऑडिटर आए, उन्होंने कहा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी कंसीडर करना है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, हम भी ये बात मानते हैं, होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि दुनिया मजीद कम्प्लेक्स हो गया, हमें इस अप्रोच को मजीद कम्प्रिहेंसिव करने की जरूरत है। हम ये काम भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम एक और काम भी करेंगे, क्या? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। किस लिए? इसलिए कि रिस्क असेस करने के लिए सिर्फ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट नहीं है, रिस्क असेस करने के लिए नेचर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ एंटिटी भी रेलिवेंट है। यानी हमने पिछले वालों अप्रोच चेंज हो रही है, लेकिन इस अप्रोच में ये नहीं है कि हम पिछले वाली ऑप्शंस को रूल आउट कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम इसको कंप्रीहेंसिव बना रहे हैं, हम इसको बदल नहीं रहे, हम इसको कंप्रीहेंसिव बना रहे हैं, हम इसमें चीज ऐड कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने कहा हम भी करेंगे। इन्होंने कहा जी कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना, हमने कहा हम भी करेंगे। लेकिन हम एक चीज मजीद करेंगे, क्या? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों अंडरस्टैंड करेंगे?
क्यों अंडरस्टैंड करेंगे? इसलिए कि नेचर ऑफ एंटिटी एंड ट्रांजैक्शन से भी रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूं। दो जगह दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों में इन्वेंट्री है। फोकस कीजिएगा जरा, एग्जांपल इसके ऊपर कंसेप्ट बनाना है मैंने। दो ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के अंदर इन्वेंट्री है, दोनों ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं और गार्ड भी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दोनों का स्ट्रांग है, एग्रीड। एक की इन्वेंट्री में है एसी, दूसरे की इन्वेंट्री में है ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह, नेकलेस वगैरह, ठीक है, गोल्ड के, डायमंड के। अब देखें, नेचर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेम है, दोनों का स्ट्रांग है। क्या स्टिल आप समझते हैं दोनों में रिस्क एक जैसा है? कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ज्यादा है चोरी चकारी का? बस फर्क किस ऑर्गेनाइजेशन में? जिसमें गोल्ड ज्वेलरी है। और ये रिस्क ज्यादा किस वजह से हुआ? क्या ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से रिस्क ज्यादा हुआ? नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा है, नेचर की वजह से। इसलिए कि जो चोर है ना, चाहे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग भी हो ना, वो कहेगा अच्छा कीमती चीज एक दफा मेरा दाव लग गया ना, साल बैठ के खाऊंगा। इजी टू मूव है, शाबाश। और हाईली प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम है, बाजार में आराम से बिक जाएंगे। हालांकि इंटरनल कंट्रोल इधर भी स्ट्रांग है, उधर भी स्ट्रांग है, लेकिन इधर वो रिस्क लेंगे, ठीक है, इधर रिस्क लेंगे। यह है नेचर ऑफ एंटिटी। वो नहीं देगा मनी हिज, उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना स्ट्रांग है बैंक का, लेकिन क्या प्लान बनाते हैं? ये साइकी बताई उसने चोरों की कि अगर आपकी इन्वेंट्री इस नेचर की है ना, उनकी तो कैश थी, कैश तो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है चोरी करने के, ठीक है, हाँ। और गोल्ड आइटम्स है उधर, डायमंड के, या इस तरह की कीमती चीजें हैं। उनमें रिस्क किस वजह से था? जो चोरी का रिस्क है किस वजह? इस वजह से कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक था? नहीं, वो तो स्ट्रांग। किस वजह से? उन ट्रांजैक्शंस की नेचर की वजह से, उस कंपनी, उस बैंक की नेचर की वजह से कि उसके ऑपरेशन इस तरह के है। कैश फेवरेट आइटम्स होती हैं चोरी करने के लिए। इसीलिए क्या आप एग्री करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होता है उसमें हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को तो देखना चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो जो आइटम्स में, जिन आइटम्स में डील कर रहा है, जो उसके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, नेचर, उनको भी कंसीडर करना चाहिए। एग्री करते हैं? ये भी हमारी रिस्क असेसमेंट का हिस्सा। तो हमने जो तीसरी अप्रोच आई ना, मॉडर्न अप्रोच, उसमें सिर्फ एक चीज को ऐड किया। हमने कहा रिस्क असेसमेंट के लिए आपने सिर्फ इंटरनल कंट्रोल को नहीं, बल्कि उसके साथ साथ नेचर एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी को भी कवर करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? फिर इसका मतलब है हमें अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स नहीं ऑब्टेन करना है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी ऑब्टेन करना है। यानी रिस्क कंट्रोल से भी आ सकता है, रिस्क एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग से भी आ सकता है। भाई इससे अब एग्री करते हैं कि नहीं करते? ये कंसेप्ट बिल्ड हुआ? ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है रिस्क को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। इस अप्रोच को कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच को कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच, क्योंकि ये स्टार्ट होती है रिस्क से, और फिर इसमें रिस्क जो असेस करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल से भी करते हैं। अगर आपको याद हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिस स्टूडेंट को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन याद है उसे रिस्क बेस्ड अप्रोच याद है। जिस रिस्क आपसे एग्जाम में पूछे ना, रिस्क बेस्ड अप्रोच को एक्सप्लेन करो, आपके जहन में कुछ भी नहीं है याद, फर्ज कीजिए आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन ले आनी है। आप कहेंगे रिस्क बेस्ड अप्रोच ऐसी अप्रोच है, बताइए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन बताइए, याद है? प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन, रिस्क प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट असर्शन लेवल। यही था, यहीं पे रिस्क बेस्ड अप्रोच भी यही है। इसमें सबसे पहले क्या करता है? ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है एंटिटी की, और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है इंटरनल कंट्रोल की। किस लिए? रिस्क को असेस करने के लिए। दूसरा पॉइंट, टू असेस रिस्क असेसमेंट, टू असेस रिस्क,
तीसरा पॉइंट, रिस्क दो तरह के असेस करता है, असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फिर एक पॉइंट आगे एडिशन लिख लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क को एड्रेस करने के लिए कौन सी अप्रोच, ओवरऑल, और असर्शन लेवल के रिस्क को एड्रेस करने की कौन सी अप्रोच, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और फिर इन सबको डॉक्यूमेंट कर लो ऑडिट स्ट्रेटजी में, ये रिस्क बेस्ड अप्रोच आ गया। तो जो अप्रोचेस का फर्क है ना, वो सिर्फ इस चीज का है कि किस अप्रोच में हम किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच है, क्विक समरी, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों के ऊपर। और रिस्क बेस्ड अप्रोच में किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंटिटी और इंटरनल कंट्रोल भी और फाइनेंशियल। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कौन सी हुई, रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच के स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दूसरे नंबर पे असेस रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट असर्शन लेवल। तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए ओवरऑल अप्रोच, असर्शन लेवल पे रिस्क के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और चौथे नंबर पे इन सबको डॉक्यूमेंट कर लो। जो रिस्क और प्रोसीजर आप प्लान करने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट कहाँ करते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान में। ये प्रोसेस समझ आई। सर ट्रांजैक्शन बेस में सिर्फ हम लोग वो क्या नाम है ट्रांजैक्शंस क्या नाम है चेक करते हैं, उसको जैसे करते हैं जो ओवरऑल जितनी है सारी करते हैं। हम सिर्फ फाइनेंस, अच्छा क्वेश्चन इनका ये है कि क्या ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में हम 100% टेस्टिंग करते हैं या कि सैंपल बेस के ऊपर। देखिए सैंपलिंग इधर भी अलाउड है। अगर आपका क्लाइंट ऐसा ना जो बिल्कुल छोटा है, जिसके चंद एक ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें आप चाहे तो 100% ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में चूंकि सिर्फ ट्रांजैक्शन को ही वेरीफाई करना होता, तो इनकी जो टेस्टिंग होती है वो 50 to 100% होती है। यानी ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड ज़्यादा होती है, क्योंकि बाकी ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने, रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो 50% से 100% के दरमियान में होती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि 100% हो। वो सिर्फ उस केस में होगा अगर आपका छोटा सा क्लाइंट है जिसकी चंद एक ट्रांजैक्शंस है। प्रैक्टिकली रेयर केसेस में ऐसा आता है जब कोई कंपनी गोइंग कंसर्न के करीब होती है ना, उस वक्त उसके चंद एक ऑपरेशंस तकरीबन बंद हो जाते हैं उसके, उस वक्त फिर ये अप्रोच आती है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट। आपने क्या करना है, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की रीडिंग कर लेनी है, जो अप्रोचेस टू ऑडिटिंग की, और ये असेस करना है। आप लोग भी पास कीजिए, 5 मिनट में इसको रीड कीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ, और नेक्स्ट चूंकि इससे लिंक कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, तो मैं इसी में से नेक्स्ट कंसेप्ट उठाऊंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। वैसे तो उम्मीद है कि लेक्चर के दौरान में क्लियर होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप रीड कर लीजिए। रीडिंग के बाद जब आप मुझे ओके करेंगे फिर मैं इससे आगे चलूँगा। तो यहाँ पे 5 मिनट का आपको ब्रेक दी जा रही है, रीड कर लीजिए जी। अब हम रिस्क बेस्ड अप्रोच के बाद चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ, ऑडिट रिस्क मॉडल एंड इट्स कंपोनेंट्स। असल में इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, दोनों कंसेप्ट्स का। ऑडिट रिस्क कहते किसको है? देखिए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे जिसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन हो, लेकिन उसके बावजूद पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। हालांकि ऑडिटर ने चेकिंग बिल्कुल सही तरीके से की होगी, लेकिन क्या इसके बावजूद ये पॉसिबल है कि ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दे हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो? याद रखिए ये पॉसिबल है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? क्योंकि ऑडिटर सैंपल बेस पे काम करता है। हो सकता है एक ट्रांजैक्शन तो बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इमटेरियल ट्रांजैक्शन मिलके एग्रीगेट बड़ी हो गई हो, और ऑडिटर के सैंपल में वो मिस स्टेटमेंट ना आ सकी हो, तो चांसेस कम हैं। लेकिन स्टिल ये पॉसिबिलिटी है कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया वो गलत था, असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया। इसी चीज़ को हम ऑडिट रिस्क कहते हैं। ऑडिट रिस्क क्या है? Audit risk is the risk that auditor expresses inappropriate opinion
व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क का मतलब है ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, इसका मतलब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि क्वालिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन देना था लेकिन ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। तो ऑडिट रिस्क क्या हुआ? ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। यानी रिस्क बेस्ड अप्रोच में हम फोकस कर रहे होते हैं ऑडिट रिस्क के ऊपर। ऐसे ही है। ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन समझ आ गई आपको? ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन जब क्या होता है? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑडिट रिस्क कभी जीरो हो सकता है, आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस, अगर ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता होता हम कहते हैं ऑडिट रिस्क जीरो होना। ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है तो ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो, लेकिन ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज होना चाहिए। ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज होना चाहिए, इससे एग्री करते हैं। अगर आपको ऑडिट रिस्क समझ आ गया ना तो ये कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा कि ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज होना, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो, लेकिन इसको मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। 1%, 2%, 3%, 4% तक, 5% ज्यादा से ज्यादा, 5% से ज्यादा नहीं, मिनिमाइज होना चाहिए। अच्छा, अब ये मुझे बताइए ऑडिट रिस्क अच्छी चीज है कि बुरी चीज? ऑडिट रिस्क अच्छी चीज है कि बुरी चीज है बुरी चीज, इसीलिए इसको कम होना चाहिए। तो बुराई को खत्म करना हो तो उसकी जड़ से खत्म करना चाहिए। शाखों से शाखें तो दोबारा हो गए, जड़ से खत्म। तो हमें इसीलिए हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, ऑडिट रिस्क को आप कम करना चाहते हैं ना तो अब उससे पहले उसकी रीजन स्टडी करें, उसकी जड़ देखें कि वो रीजन किस वजह से ऑडिट रिस्क राइज होता है, उन रीजन को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ऑडिट रिस्क ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होता है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम अब ये देखने लगे हैं कि ऑडिट रिस्क कितनी चीजों से मिलके बनता है और जिन चीजों से मिलके बनता है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अप्रोच समझ आ रही है? ऑडिट रिस्क क्या है कि हम कहीं गलत ओपिनियन ना दे बैठे। ऑडिट रिस्क को हम अब डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले एक छोटी सी एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपका इस सब्जेक्ट की हद तक रिस्क क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पेपर दे के आए और आई कैप फेल कर दे, ये आपका ऑडिट रिस्क ये है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, आपका ऑडिट रिस्क क्या है कि आप जाएं पेपर दे के आए और आई कैप फेल कर दे, बुरी चीज है ना ऑडिट रिस्क, इसको कम होना चाहिए। बिल्कुल। अब फर्ज कीजिए एक स्टूडेंट फेल हो गया, मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे ऑडिट रिस्क की कि तुम फेल हो गए हो, क्या रीजंस हैं, रीजंस बताओ मुझे, ताकि आइंदा से हम क्योंकि अब एज टीचर मैं ये चाहता हूं ना कि आइंदा से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए हैं उनका ऑडिट रिस्क मिनिमाइज हो, मैं ये चाहता। मैंने कहा रीजंस बताओ, तुम किन रीजन की वजह से फेल हुआ है। अब वो रीजन बता रहा है, सुनिए। सबसे पहली रीजन उसने कहा सर जी सबसे पहली रीजन ये है कि ये सीए फील्ड ही ऐसी है, इसमें जो भी आता है ना उसके साथ कभी ना कभी ये सलूक होता ही है कि किसी ना किसी पेपर में, चंद शायद इक्का दुक्का कोई ऐसे लोग हो जो कभी फेल हो, लेकिन सीए में और बीए में फर्क है। सीए बाय डिफॉल्ट इसकी नेचर ही ऐसी है, इसमें सिलेबस ज्यादा होता है, इसमें टेस्टिंग डिफिकल्ट लेवल पे होती है। वे ऐसे होता है कि नहीं होता? ये सीए फील्ड ही ऐसी है, इसकी नेचर ही ऐसी है, इसके सब्जेक्ट ही इतने मुश्किल हैं, प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो मेरी फेल होने की एक रीजन तो ये है कि पेपर मुश्किल था। क्या ये रीजन सही है कि गलत? सही है। एक रीजन ये भी तो होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ये एक रीजन है तुम्हारी पहली रीजन। क्या कोई और रीजन भी है? उसने कहा सर एक और रीजन भी है। वो क्या? उसने कहा पेपर जितना मर्जी मुश्किल हो, अगर पढ़ाने वाला ठीक हो, सिस्टम ठीक हो, एनवायरनमेंट अच्छा मिले तो वो पेपर भी पास हो जाते हैं। यहाँ पे हॉस्टल में आता था मेरे साथ जो रूममेट रहते थे, वो टाइम पास करने वाले थे, उनकी वजह से मैं बड़ा टाइम मैंने पढ़ना होता था, वो कोई मूवी लगा के बैठ जाते थे। संडे को मैं कहता था कि मैं असाइनमेंट करूंगा, उनका घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाता था। फिर कॉलेज में जब जाते थे कभी टीचर आते थे कभी नहीं आते थे,
अक्सर औकात उनकी समझ नहीं आती थी मुझे, ठीक है। कॉलेज में वीकली बेसिस के ऊपर या रेगुलरली टेस्ट नहीं होते थे। ये आप मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें जो सिस्टम की वीकनेसेस हैं जिनसे गुजर के वो बच्चा तैयारी कर रहा है, ये भी एक रीजन होती है फेल होने की? तो दूसरी रीजन मुझे क्या बताएं कि सर जो सिस्टम है वो ठीक नहीं था जिससे गुजर के मैंने प्रिपरेशन की। एक तो सब्जेक्ट की नेचर ऐसी थी, मुश्किल था, दूसरा जिस सिस्टम से गुजरा मैं कहा अच्छा कोई और रीजन भी तो, कहता है हाँ सर जी एक और रीजन भी थी। क्या? मेरी अपनी गलती, मैं खुद सही तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया। कभी कभी मैं खुद भी छुट्टियां, हफ्ते में 1-2 छुट्टियां मैं खुद भी कर लिया करता था। क्लास में बैठा होता था, मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या सो गया, ठीक है। और जाके जब पढ़ने का टाइम होता था सुबह के वक्त, उस वक्त मैं बाज़ औक़ात मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता था या खुद भी टाइम वेस्ट करता था। यानी क्या स्टूडेंट की अपनी भी गलती होती है? नो डाउट, ये भी वैलिड रीजन है, ये भी वैलिड रीजन है। क्या ये भी रीजन होती है तीसरी कि स्टूडेंट खुद से ही उसने ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए जिससे सही तैयारी होती? भाई समटाइम मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूं, मुझे भी अंदाजा है कि हर सब्जेक्ट एक ऐसा कोई सब्जेक्ट आसान है कुछ मुश्किल है। मुझे भी अंदाजा है कि हर टीचर जो है उसका एक्सपीरियंस, उसका कॉम्पिटेंस लेवल एक हर टीचर रिस्पेक्टेबल है जरूर, लेकिन एज प्रोफेशनल अगर मैं आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा हर टीचर का एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंस लेवल एक जैसा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी हम प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, हमें टोटली टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर टीचर ने, जरूरी नहीं कि एक चैप्टर में अगर 10 क्वेश्चन है, 10 केस स्टडीज हैं, तो सारी की सारी केस स्टडी टीचर क्लास में करवाएगा तो हम करेंगे। भाई टीचर ने अगर 2-3 केस स्टडी करवा दी सैम्पल बेस पे, उसके बाद आपकी अपनी दौड़ है। आपको बेसिक टॉपिक समझ आ गया, उसके ऊपर एक्सेल हासिल करनी है, आपने आगे जाना है, खुद से प्रैक्टिस करें। तो ये भी रीजन है बिल्कुल, लेकिन ये भी तो रीजन होती है कि अगर आप होम असाइनमेंट नहीं करते टेस्ट, ये आपकी अपनी गलती। एग्जैक्टली इसी तरह की 3 रीजन होती हैं जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे देता है कि अनमोडिफाइड, और बाद में मिस स्टेटमेंट निकल आते हैं। हमने ऑडिटर को बुलाया, हमने उसे कहा ओ भाई ये तुम्हारा ऑडिट रिस्क हुआ, यानी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी और तुमने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया, गलत ओपिनियन दिया। यानी गलत ओपिनियन क्या दिया? अनमोडिफाइड, हालांकि देना क्या चाहिए था? मॉडिफाइड। बताओ इसकी क्या रीजंस हैं, ताकि हम आइंदा से उन रीजन के ऊपर फोकस करें और आइंदा से ऑडिट रिस्क हमारा कम हो। उसने कहा सर इसकी रीजन वही जो ये 3 रीजन, सिर्फ लिंक करवा के ना फिर उधर जा रहा हूं। पहली रीजन, कुछ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस ही ऐसी थी जो डिफिकल्ट थी वेरीफाई करना, मैं उनको सही तरीके से वेरीफाई नहीं कर सका। फिर क्लाइंट का अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक था। फिर कुछ मैंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए सही प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। तो जिस तरह ऑडिट के 3 फेजेस हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच में, नेचर ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल फाइनेंस, उसी तरह वो रीजंस जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट होते हैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते और अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, उसकी भी 3 रीजन, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिडक्शन रिस्क। जैसे फर्स्ट कीजिए, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मुझे ये बताइए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं थी, ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, बाद में भी कोई मिस स्टेटमेंट नहीं निकली, ऑडिट रिस्क है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, ऑडिट रिस्क है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि जो काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, ये है ऑडिट। इसको वो कह रहा है कि ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। हमने कहा इसकी फर्ज कीजिए हुआ ये था कि क्लाइंट के एक वेयर हाउस में से इन्वेंट्री सारी गायब हो गई थी और ऑडिटर इसको डिटेक्ट नहीं कर सका। ऑडिटर इसको डिटेक्ट, हमने उससे कहा बताओ रीजन, उसने कहा सर पहली रीजन सुने। रीजन क्या है? इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क सर नेचर ऑफ इन्वेंट्री आइटम ही ऐसी थी, ठीक है, वो मोबाइल्स थे, उसकी इन्वेंट्री में मोबाइल्स थे, लैपटॉप थे, और ये तो फेवरेट होते हैं चोरों के। क्या आप समझते हैं कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री की वजह से चोरी हो सकती है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में?
हो सकता है, यह है इनहेरेंट रिस्क। हमने कहा दूसरी रीजन, उसने कहा दूसरी रीजन ये कि वहां पे ना कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा था ना सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा था सही लेकिन खराब थे और महीना हो गया किसी ने सही नहीं करवाया। सबको पता था सीसीटीवी कैमरा खराब है, चोर को भी पता चल गया। उसने कहा चलो ये आइडियल टाइम है वारदात का। क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो उस रिस्क को क्या कहते हैं? कंट्रोल रिस्क। नेचर ऑफ एंटिटी की वजह से चोरी चकारी का रिस्क हो उसे क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। इंटरनल कंट्रोल वीक होने की वजह से कंट्रोल रिस्क। हमने कहा और उसने कहा और रीजन ये सर जी असल में ना मैं खुद भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की थी, मैंने स्टॉक काउंट किया ही नहीं। स्टॉक काउंट किया होता तो मुझे पता होता मोबाइल गायब है, मैं एडजस्टमेंट डलवा देता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट करवाया था। मुझे खुद भी, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर, उसको भी कहा हैप्पी न्यू ईयर, नहीं स्टॉक काउंट करने गया। तो ये कौन सा रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट है? 3। पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें। कौन कौन सा? इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है? जो किस वजह से राइज होता है? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से। कंट्रोल रिस्क कौन सा है? एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की वजह से। और डिटेक्शन रिस्क कौन सा है? कि ऑडिटर सही प्रोसीजर परफॉर्म ना कर पाए। अब मैं इसे थोड़ा सा वर्ड्स को एलैबोरेट करने जा रहा हूं। इनहेरेंट रिस्क ऐसा रिस्क है जो कि है बिफोर कंसीडरेशन ऑफ कंट्रोल्स, यानी इनहेरेंट रिस्क में हम इंटरनल कंट्रोल को नहीं देखते। बिफोर कंसीडरेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? इनहेरेंट रिस्क में इंटरनल कंट्रोल को नहीं देखते, तो फिर किसको देखते हैं? ब्रैकेट में बता रहा है नेचर को। कंट्रोल रिस्क क्या है? जिसमें इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करते हैं, यानी कंट्रोल रिस्क क्या है? कैंडिडेट के कंट्रोल विल नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट। कैंडिडेट की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर सकेंगे। हाँ, इन शॉर्ट इसको यूं कह लिया, एंटिटी इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक। लेकिन ये डेफिनेशन याद भी तो करनी है ना, तो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट के वर्ड आपको याद होने चाहिए, वरना आपने बिल्कुल कंसेप्चुअली सही अल्फाज इस्तेमाल किए। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या है? एंटिटी की इंटरनल कंट्रोल वीक है। एक कंपनी में बीआरएस बन रही है, दूसरी में नहीं बन रही, किसके कंट्रोल्स वीक है? दूसरी के। ठीक, ये बात समझ आ गई। इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन क्या है? रिस्क बिफोर कंसीडरेशन ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या है? कि वो रिस्क जिसमें हम कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं, तो फिर किसको करते हैं? नेचर ऑफ एंटिटी। कंट्रोल रिस्क क्या है? कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये 3 अल्फाज याद करने आपने, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट है कंट्रोल रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क क्या है? कि ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर के प्रोसीजर किसी मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डिटेक्शन रिस्क क्या है? कि ऑडिटर के प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डिटेक्शन रिस्क। भाई ये बात समझ आई? नहीं। अब आपके एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा, अब आपने आंखें बंद कर लें, अब दोनों आंखें बंद कर लें। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है। मैं रिस्क पूछूंगा, यहां आंखें खोले लेकिन बोर्ड की तरफ नहीं देखना, ना किताब की तरफ देखना है, वादा? मैं आपसे पूछूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, आपने मुझे बताना है ये इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है। क्या अगर आपने 10 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर भी ठीक दे दिए, इसका मतलब आपकी ग्रिप आ गई। 3 तरह के रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। अच्छा, क्लाइंट ने एक्सपेंसेस, रूल ये है कि 10,000 से ऊपर जो एक्सपेंस होगा उसको सीएफओ अप्रूव करेगा। तो आपने 2 एक्सपेंसेस ऐसे देखे उसमें सीएफओ ने अप्रूवल नहीं दी हुई थी। बताइए इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल का डिटेक्शन रिस्क? कंट्रोल, क्योंकि उनका अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसको प्रिवेंट, डिटेक्ट नहीं कर सका। शाबाश। अच्छा, क्लाइंट प्रीशियस इन्वेंट्री आइटम में डील कर रहा है जिनमें चोरी चकारी का रिस्क है। बताइए, प्रीशियस इन्वेंट्री आइटम में डील कर रहा है जिसमें कि चोरी होने का खतरा है। किसी जगह पे आप जाते हैं और आपको पता चलता है कि डे एंड पे सारा कैश होता है ना 4:30 बजे बैंक में भिजवा दिया जाता है। दूसरी कंपनी में आप जाते हैं, पता चलता है जो हफ्ते का सारा कैश संभाल के रखा जाता है ऑफिस में ही, हफ्ते के बाद बैंक में जमा करवाया जाता है।
तो जिस जगह पे कैश ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है कि नहीं? कैश में रिस्क ज़्यादा है कि नहीं? एक जगह पे कैश भी पड़ा हुआ है और वहाँ पे दूसरी जगह पे फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है थेफ्ट का? कैश में। ये कौन सा रिस्क? इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, तो इन्वेंट्री आइटम्स के चोरी होने का रिस्क ये कौन सा है? इनहेरेंट रिस्क। फिर बताइए, ऑडिटर को सैंपल, उसने कुछ फैक्टर्स को सामने रखा, फैक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपका सैंपल साइज होना चाहिए 60%, उसने सैंपल साइज रखा 30% ताकि काम कम करना पड़े और मिस स्टेटमेंट को नहीं डिटेक्ट कर सका, कौन सा रिस्क है? स्टैंडर्ड कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, ऑडिटर ने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की, डिटेक्शन रिस्क। स्टैंडर्ड ने कहा डेटर्स हो तो कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, उसने नहीं किया, कौन सा? स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर को कि उसने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं किया, फेक डेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सका, डिटेक्शन रिस्क है। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए, उसने सैंपल साइज कम रखा, डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, तो उसका मतलब डिटेक्शन रिस्क सैंपलिंग से भी रिलेट कर सकता है, सैंपलिंग के अलावा भी कोई रिस्क हो सकता है। डिटेक्शन रिस्क सैंपलिंग से भी रिलेट कर सकता है कि सैंपल साइज कम ज्यादा जरूरत, और नॉन सैंपल और रीजन भी हो सकते हैं, जैसे सैंपल साइज सही नहीं है जो अभी आपने बताया, ये भी डिटेक्शन रिस्क है। अच्छा आगे चलते हैं और एग्जांपल। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं वेरीफाई करना, जैसे रीवैल्यूएशन का एरिया, जैसे डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट का एरिया, डेफर्ड टैक्स, लीज, इनमें चांसेस हैं कि गलती होगी, कौन सा रिस्क है? अगर इन एरियाज में कोई गलती हो तो इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है। इन एरियाज में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा होता है। तो सुने, प्रोविजन फॉर बैड डेट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है सेल्स की निस्बत, क्योंकि सेल्स में आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं, आप उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेट्स जजमेंट पे बेस कर रहा होता है, इसको वेरीफाई करना मुश्किल है। अब जो रिस्क है प्रोविजन फॉर बैड डेट में, कौन सा रिस्क है? डिटेक्शन नहीं, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क क्या बताया था? ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोविजन फॉर बैड डेट की नेचर ही ऐसी है कि इसमें गलती के चांस ज्यादा है। ठीक है, काउंट्स, ऐसे काउंट्स विद एथिकल जजमेंट्स, उनमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। किस वजह से? उनकी अपनी नेचर की वजह से। रिपेयर एक्सपेंस वेरीफाई करना मुश्किल है या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? किस वजह से? एस्टिमेट जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अपनी गलती है कि वो वेरीफाई करना डिफिकल्ट होता है, या मैनेजमेंट की गलती है या ऑडिटर की गलती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अपनी, उसकी नेचर ही ऐसी है। इनहेरेंट रिस्क। रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, रिकंसिलिएशन बनाना चूंकि इंटरनल कंट्रोल होता है, रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, ये कंट्रोल रिस्क है। सेग्रीगेशन ड्यूटीज ना होना। ठीक है, इसी तरह अगर ऑडिटर ने सुपरविजन नहीं की, काम चेक नहीं किया, टीम ने काम किया, रिस्क है। तो ये थोड़ी सी आपने एक्सरसाइज करनी है। एक तरीका तो ये था ना कि डेफिनेशन समझा के आपको मैं खुद एग्जांपल बताता, लेकिन मैंने कोशिश की है कंसेप्ट आपको समझाने के बाद आपसे एग्जांपल पूछूं। ज्यादातर एग्जांपल्स आपने ठीक बता दिए सो इसके। हाँ, जहां पे एक्सपर्ट को एंगेज करना था वहां पे ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज किसने करना था? ऑडिटर ने। उसने एक्सपर्ट को एंगेज नहीं किया, डिटेक्शन रिस्क है कि उसने टीम की सही एलोकेशन नहीं की, डायरेक्शन नहीं की, सुपरविजन नहीं की, रिव्यू नहीं किया। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्लाइंट ने करनी होती है, ऑडिटर ने नहीं करनी होती। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ये समझ आ गया आपको? अच्छा, जब आप पढ़ने लगेंगे ना इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, स्टेशनरी डेफिनेशन, इसमें एक फ्रेज यूज होगा इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट ब्रैकेट में। ये स्टैंडर्ड लाइन है, हर रिस्क में आती है। इसको आपने जब समझ रहे होंगे ना, जब आप एज इट इज रीडिंग करेंगे आपको थोड़े से अल्फाज मुश्किल लगेंगे। कंसेप्ट यही है जो आपको समझा दिया। इनहेरेंट रिस्क किस वजह से है? नेचर ऑफ एंटी ट्रांजैक्शन की वजह से। कंट्रोल रिस्क किस वजह से है? एंटी का इंटरनल कंट्रोल वीक हो। डिटेक्शन रिस्क किस वजह से है? ऑडिटर प्रोसीजर सही परफॉर्म ना करे और मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके। मेन कंसेप्ट यही है, लेकिन रट्टे वाली जो लैंग्वेज है ना आपकी, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी।
ठीक है, आपको शायद शुरू में डिफिकल्ट फील, उसमें खास तौर पे ब्रैकेट में अल्फाज लिखे हुए हैं इंडिविजुअली, क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट्स, ये हर रिस्क के साथ है। तो इसका मतलब है इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये सब में कॉमन है। ठीक है, आपने इसको अलहदा कर लेना और बाकी याद कर लें, लेकिन जब एग्जाम में अगर इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल डिटेक्शन इसकी डेफिनेशन पूछे तो रिप्रोड्यूस करते हुए ये अल्फाज भी यूज कर देना है, वरना ये सिंपल कंसेप्ट वही बता रहा है जो मटेरियलिटी में पढ़ा था कि मिस स्टेटमेंट रियली भी मटेरियल हो सकती हैं और इन एग्रीगेट भी मटेरियल हो सकते हैं। क्लियर? आखिरी कंसेप्ट ऑडिट रिस्क समझ आ गया क्या आपको? कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देते जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो। ऑडिट रिस्क को कम करना है, उसके लिए बुराई को खत्म करना जड़ से। ऑडिट रिस्क की कितनी जड़ें हैं? 3। इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन। इनहेरेंट समझ आ गया क्या है? क्या इनहेरेंट रिस्क को कम किया जा सकता है? नहीं, ना मैनेजमेंट कर सकते हैं ना ऑडिटर कर सकता है, नेचर ही ऐसी। यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट, अगर आप क्रेडिट सेल करेंगे तो हमेशा रिस्क है, कुछ ना कुछ बैड डेट होंगे, हमेशा रिस्क है ना, बैड डेट होंगे। तो आप ऐसा नहीं हो सकता क्रेडिट सेल भी करें और बैड डेट ना हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट ना रिकॉर्ड, ये ऐसे नहीं हो सकता कि क्रेडिट सेल भी करें और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी ना रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब कभी क्रेडिट सेल करेंगे लाजमी है, नेचर ही ऐसी है ना, बैड डेट होंगे कुछ ना कुछ। तो इनहेरेंट रिस्क को रिड्यूस नहीं, कंट्रोल रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? स्ट्रॉन्ग करते हैं, शाबाश। डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल। सैंपल साइज को बढ़ा दें और ज्यादा मोर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करें तो डिटेक्शन रिस्क भी कम हो जाएगा। सिंपल। ये अगर कंसेप्ट समझ आ जाए ना तो हाउ टू रिड्यूस तो चुटकियों की मार है। हाँ, एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा 2-3 दफा रीडिंग करनी पड़ेगी, और इन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर एक जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, आप वॉल्यूम 2 में से एक क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे शायद क्वेश्चन नंबर 6 है, शायद क्वेश्चन नंबर 6 है असाइनमेंट में। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 वो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करवाता है आपको। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि बाकी क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी क्वेश्चंस अहम है, 1A और 1B, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 लाजमी 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 अटेम्प्ट करना है, बाकी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि आपकी रिस्क असेसमेंट की जो केस स्टडीज है वो स्ट्रांग हो सके। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? 2 कंसेप्ट, अप्रोचेस टू ऑडिटिंग। अप्रोचेस टू ऑडिटिंग में 3 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, सिस्टम बेस्ड अप्रोच, रिस्क बेस्ड अप्रोच। और ऑडिट रिस्क मॉडल में ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट कौन से हैं? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, ऑडिट इसको ना इक्वेशन भी कहते हैं कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। अगर आप सिर्फ इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मल्टीप्लाई करें तो आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें ऑडिट रिस्क, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझ आ गया क्या है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ऑडिट रिस्क में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। ऑडिट रिस्क है ऑडिट होने के बाद आपने ओपिनियन दे दिया और वो गलत था, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिस्क है ऑडिट होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, यह है ऑडिट रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑडिट होने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है। रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, ये है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड आफ्टर ऑडिट, ऑडिट रिस्क है। अगर आप देखें ना तो वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड का मतलब यही निकलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, आपने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन जाहिर है ऑडिट के बाद ही देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आपने केस स्टडी जरूर करनी है। ये 3 क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि आपने आज के लेक्चर के ऊपर ग्रिप लिया है कि नहीं ली, और वॉल्यूम 1 का भी क्वेश्चन शामिल कर दे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 1A, 1B और क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 11 के। असाइनमेंट करेंगे जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।